हेलो बच्चों। आज हम देखने चल रहे हैं हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। सो इन दिस चैप्टर देयर आर सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स, की वर्ड्स विच यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर लर्निंग द चैप्टर और बिफोर स्टडीइंग द होल चैप्टर। सो इस चैप्टर में सबसे पहले कुछ शब्दों में जो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द है वो है नेशनलिज़म। ये क्या होता है ये हम देखेंगे, और नेशनलिज़म का राइज़ यानी इसका उदय कहाँ हुआ ये देखेंगे। तो जैसा कि चैप्टर का नाम ही है द राइज़ ऑफ नेशनलिज़म इन यूरोप, तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप में नेशनलिज़म यानी कि राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, कब हुआ और उसका बाकी दुनिया पर क्या असर रहा, ये भी देखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये कि ये चैप्टर हम क्यों पढ़ें। हिस्ट्री में हमें अभी तक जो पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, उसमें हमने देखा था कि भारत के इतिहास के बारे में ही सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। थोड़ा बहुत बीच में कहीं पे उल्लेख रहता है, लेकिन इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि दुनिया में क्या हुआ और उसका भारत पर क्या असर रहा। तो उस चीज़ को भी हम देखते चलेंगे। तो जैसा कि मैंने शुरू में ही एक इंडिकेशन किया था आपको कि ये चैप्टर थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको 2 या 3 बार पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आने लगेगा। तो चैप्टर में जो चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले क्या है, देखिए सबसे पहला चीज़ है नेशनलिज़म क्या होता है। ठीक है, तो अगर आप आज का इंडिया का मैप देखें तो आप देखते हैं कि भारत में इस तरह से सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को लोकेट किया जा सकता है आसानी से। ये लेटेस्ट मैप है जिसमें लद्दाख भी दिखाया गया है। तो ये चीज़ जिसमें किसी देश के भीतर यानी किसी कंट्री के अंदर जब सारे स्टेट्स को हम दिखा सकें तो हम कह सकते हैं कि ये सारे स्टेट्स एक फिक्स्ड बाउंड्री में हैं और सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। कहाँ कहाँ पर कौन कौन शेयर कर रहा है ये सारी चीज़ें हम स्पेसिफ़िकली कुछ बता सकते हैं। ये चीज़ अभी जो हमें दिख रही है ये हमेशा से नहीं रही है। अगर हम भारत के बारे में सोचें तो जब हम आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों से मुक्ति मिली यानी कि 1947 में, तो उसके पहले ये सारा पार्ट भारत में ही था जो आप देख रहे हैं। पाकिस्तान का, अफ़गानिस्तान का कुछ हिस्सा, तिब्बत का थोड़ा सा हिस्सा, नेपाल भी, भूटान का थोड़ा सा, भूटान तो नहीं था हमारे पास, बांग्लादेश पूरा भारत का पार्ट था, कुछ हिस्सा म्यांमार का, और ये सारा हिस्सा श्रीलंका अलग था क्योंकि वो एक आइलैंड है। ये सारे जो नेशन आपको दिखाई दे रहे हैं आसपास, ये कहीं ना कहीं भारत के ही एक अंग थे, लेकिन इन सब के बीच में भारत कहीं नहीं था। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इन सब के बीच में अगर आप देखें तो आपको इंडिया नहीं दिखेगा उस समय जब हम आज़ाद होते हैं, लेकिन कई सारे विद्वानों का ये भी मानना है कि भारत था। तो हम ज़्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहे हैं, सिंपल सी बातें समझते हैं कि क्या होता क्या है नेशनलिज्म। तो फिर से सोचिए कि जब हम ब्रिटिश लोगों से आज़ाद हुए उस समय ये सारी पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में है, इंडिया चाइना के बीच में है, नेपाल के बीच में, भूटान बांग्लादेश या म्यांमार के बीच में, ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ इस तरह एग्जैक्ट नहीं थी जैसे कि आज दिखती हैं। यानी कि भारत में नेशनलिज्म नहीं था। दूसरी बात, एक वननेस की फीलिंग यानी एक होने की अनुभूति, द फीलिंग ऑफ वननेस, ये हमारे अंदर नहीं थी, ऐसा माना जा सकता है। नॉर्थ के लोग अपने आप को उत्तर भारत का मानते थे और उनके अंदर जो उनकी खुद की लैंग्वेज कल्चर है उसको वो ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे। यही हाल साउथ के अंदर था। दक्षिण भारत के लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते थे और अपने कल्चर को ज़्यादा अच्छा मानते थे। नॉर्थ ईस्ट में आप पहुंच जाएंगे तो वहाँ का भी लोगों के बीच में अलग अलग मतभेद थे, अपनी चीज़ों को बड़ा समझना, अच्छा समझना और दूसरों को कम समझना, ये सारी फीलिंग थी। एक बात। दूसरी बात कि कहीं पर भी पूरे भारत में ये नहीं था कि हम एक हैं। सब लोग अपने आप को अलग अलग राजा या महाराजा के अंतर्गत रखते थे। जैसे कि आप देखें तो गुजरात का हिस्सा उस समय जूनागढ़ के सम्राट के पास था जब हम आज़ाद हुए। तेलंगाना का हिस्सा उस समय
हैदराबाद जो रियासत थी उनके कब्ज़े में था। इसी तरह जम्मू कश्मीर का हिस्सा उस समय हरी सिंह के कब्ज़े में था। तो कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि पॉलिटिकली यानी कि राजनीतिक रूप से भारत एक नहीं था, बहुत सारे डिवाइडेशन थे। तो जब एक देश के अंदर ही बहुत सारे डिवाइडेशन हो और वो अपने आप को फ्री महसूस करें तो कहीं भी वननेस की फीलिंग नहीं आती। तो ये वननेस की फीलिंग जब क्रिएट की जाएगी उसी को बोलते हैं नेशनलिज्म। यानी कि नेशनलिज्म में एक चीज़ तो आई कि एक फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्री हो, और दूसरी हमने समझ में आई कि एक फीलिंग हो वननेस की, सबके अंदर फीलिंग हो कि हम एक हैं। इसके बाद जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। तो आप टेक्स्ट बुक में यहाँ नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे देखेंगे सेकंड पेज में, शायद पेज नंबर 4 यहाँ पे है। इसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ है जिसको मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, एक होने की पहचान, यानी हम सब भारत के हैं, ना कि हम गुजराती हैं, हम तमिल हैं, हम महाराष्ट्रियन हैं, इस तरह से नहीं, हम एक हैं। शेयर्ड हिस्ट्री, यानी कि हमारी सबकी इतिहास जो पुराना रहा है, जैसे कि रामायण या महाभारत या गौतम बुद्ध के समय का, उसका उल्लेख करेंगे और हम बताएंगे कि हमारी हिस्ट्री भी शेयरिंग करती है, हम सब एक ही जैसे फीलिंग वाले इंसान हैं। डिसेंट, यानी हमारे पूर्वज भी एक रहे हैं। कॉमननेस मैंने बता दिया, एक ही तरह की चीज़ें। तो ये सारी फीलिंग जब आने लगी तो हम कह सकते हैं कि इसी को कहा गया है नेशनलिज्म की फीलिंग। और ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो एग्जांपल्स बताए वो भारत के संदर्भ में थे, ना कि यूरोप के। तो जब आप यूरोप के बारे में देखेंगे तब आपको ये चीज़ें, कॉम्प्लिकेशंस जो बहुत सारे हैं, वो देखने, समझने और बहुत ही माइन्यूट तरीके से देखना होगा। तो मैंने भारत का उदाहरण इसलिए रखा ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएं कि ये नेशनलिज्म क्या होता है। तो समझ में आ गया, एक पॉलिटिकल बाउंड्री, वननेस की फीलिंग, एक तरह के सिंबल्स जैसे कि हमारा राष्ट्रध्वज या बहुत सारे प्रतीक, एक तरह की करेंसी भी उसमें आएगी जिसमें एक यानी इंडियन रुपीस चलेगी, ना कि कोई गुजराती अपना चलाए और तमिल अपना चलाए, इस तरह से नहीं, पूरे इंडिया की एक करेंसी। एक तरह के और बहुत सारा शेयरिंग हिस्ट्री का, कि हमारी हिस्ट्री शेयर्ड है, हमारे अंदर कॉमननेस है, हमारे अंदर डिसेंट जो थे यानी हमारे पूर्वज वो कॉमन थे, उनके बीच में बहुत सारी कॉमन वाली फीलिंग्स थी। ये सब कुछ जो हम वहाँ पे देख रहे थे भारत के संदर्भ में, अब हमें एग्जैक्टली देखना कहाँ पे है, यूरोप में। तो आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा कि ये चीज़ें हम क्यों देखें और क्या इसका फ़ायदा क्या है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। देखिए, जब हम यहाँ भारत में अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ रहे थे उस समय यूरोप में दूसरी ही चीज़ें चल रही थी, वो हमसे आगे थे। हमसे आगे का मतलब कि वो खुद तो आज़ाद हो ही चुके थे, वो अपने देश के अंदर बहुत सारे सुधारों को लेकर बहुत ही सजग थे। तो यही चीज़ें वहाँ पे होंगी जब लोग इस तरह से अपने अधिकारों की बात को मांगने के लिए चले आएंगे और धीरे धीरे वो सब कुछ हासिल करते रहेंगे। तो उनके बीच में जो पॉलिटिकल क्लैशेस होंगे वो भी दूर किए जाएंगे और कुछ उसमें पावर का भी इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ अधिकारों की भी बात की जाएगी। तो ये सब कुछ करके नेशनलिज्म वहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। तो उसका असर भारत में कैसे होता है, तो मैंने बताया कि ये कहानी यूरोप में पहले से चल रही थी, और जब ये फीलिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे विक्ट्री के फॉर्म में दिखने लगी, तब भारतीयों ने इसको कॉपी करना शुरू किया, या यूँ कहें कि वो मैसेज जो नेशनलिज्म का था वो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में फैलने लगा। तो भारत में भी लाभ उठाया गया और यहाँ के लोगों ने भी ये सारी चीज़ें वहाँ से हम लोगों ने कॉपी करना शुरू किया, या इस तरह बोलना तो अच्छा नहीं होता कॉपी करना, लेकिन वहाँ से हमने इनको आत्मसात किया या वहाँ से हमने इनको ग्रहण किया, इसको एक्सेप्ट किया। तो यही इस चैप्टर में हम देखेंगे। तो आपको मैं फिर से बता दूं कि इस चैप्टर को प्लीज़ आप लोग पढ़ो बार बार, फिर आपको और चीज़ें समझ में आएगी। अभी इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस मैप को आप देखिए, फिगर 3 जो बना हुआ है, और आज का एक मैप देख लेना आप, जो आपके टेक्स्ट बुक में तो नहीं मिलेगा, आप गूगल पे जाके गूगल मैप पे या फिर उसकी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो, इस तरह जैसे कि मैंने किया हुआ है।
देख लीजिए आप, यूरोप को ही देखना है तो और अफ्रीका के नॉर्दर्न डायरेक्शन में ये है यूरोप जो आपको दिख रहा है। तो इसमें ये सारे हिस्से जो मैं एनसर्कल नहीं कर सकता अभी, वो सारे हिस्से जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं इस समय, ठीक है। जर्मनी, यूक्रेन, रोमानिया, बुल्गारिया, फ्रांस, इटली, ये सारे ही देश हैं जहाँ पे ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, नेशनलिज़्म। और जैसा अभी आप देख रहे हो पॉलिटिकल बाउंड्रीज़ दिखाई दे रही हैं, वैसा उस समय नहीं था जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं। तो जब नेशनलिज़्म आता है तब हर देश अपनी अपनी खुद की आइडेंटिटी को लेकर, जैसे जर्मन लोग जर्मन लैंग्वेज के बेस पर एक नेशन बनाने की कोशिश करेंगे जो जर्मनी बन जाएगा। इसी तरह फ्रेंच स्पीकिंग पीपल फ्रांस को बनाएंगे। इसी तरह इटालियन कम्युनिटी के लोग इटालियन लैंग्वेज वाले इटली को बनाएंगे। और कभी कभी कई सारे ने एक ही देश के अंदर कई सारे लैंग्वेज बोलने वाले भी मिलकर किसी एक देश को बनाएंगे जिसमें किसी उस लैंग्वेज का पॉलिटिकल पावर का राजा हो या कोई रूलर हो। तो यही सब कुछ हमें इस चैप्टर में देखना है। तो आज के लिए इतना ही इंट्रोडक्शन में, फिर मिलते हैं, तब आपको और नई चीज़ें बताई जाएंगी।